तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। ये तो बहुत अजीब सी सूरत हाल है। मैं ये जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती और इन लोगों से किसी राब्ते में भी नहीं रहना चाहती। ये मुमकिन नहीं है, या तो तुम ये जॉब छोड़ दो या फिर फवाद से मिलने के लिए हामी भर लो। यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो तुम फवाद से मिलने के लिए हामी भर लो ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा वास्ता फवाद से नहीं पढ़ना है, असल वास्ता तो मेरा नवाज साहब से पढ़ना है, उनसे मीटिंग्स करनी है। और तुम जानती हो मुझसे वो किस कदर नफरत करते हैं। ऐसे ये सारी बातें उनको पता चलने के बाद ना तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पक्का जॉब से निकाल देना है। दोनों सूरतों में मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ, असली सूरत हाल तो ये है। मैं सोच रही हूँ कि खुद ही जॉब छोड़ दो। फारिया तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? सुनो, फवाद अगर तुमसे मिलना चाहता है तो तुम एक दफा उससे मिल लो, और हो सकता है ना कि वो अपने बाबा को इन सारे मामलों में आने ही ना दे। मुमकिन नहीं है ना ये। मेरी प्यारी बहन, ये नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है? वो भूल गई मैं, एक मिनट। फारिया, फारिया मेरी बात तो सुन लो। फवाद मेरा यहाँ पर तमाशा क्यों बना रहे हैं? फारिया मैं तुम्हारा तमाशा बनाने का सोच भी नहीं सकता, तुमसे बस बात करना चाह रहा हूँ। कहिए क्या कहना है? देखो हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं आराम से। यही कह दें। अरे अब यहाँ पर मुनासिब नहीं लग रहा सबके सामने। देखो कहीं पास में ही बैठ जाते हैं, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। प्लीज फारिया, प्लीज मान लो मेरी बात, तमाशा तुम लगा रही हो। प्लीज बैठ जाओ गाड़ी में, प्लीज बैठो गाड़ी में। आप अगर कहें नवाज साहब तो मैं उसे कल ही नौकरी से निकाल दूं। हाँ, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी जबरान साहब। उन्होंने फवाद को और मेरी बेटी को बहुत तंग किया, खासतौर पर हानिया को। आप बदला लेना चाहते हैं उनसे? वो इस काबिल तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। आप हुक्म तो करें नवाज साहब। बताऊं, चाय पीजिए। यहाँ आना जरूरी था। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। इस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं फवाद। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ फारिया। देखो फारिया, हम गुजरे हुए वक्त को भुलाकर। ऐसा नहीं हो सकता। फवाद जो मुझ पर गुजर गई है उसे बुलाना नामुमकिन है। देखो फारिया, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ। देखिए, अगर आपको यही सब कुछ कहना है तो बेहतर है हम चले जाते हैं। देखो फारिया, जब तक तुम अपना दिल साफ नहीं करोगी हम आगे कोई बात कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसी कोई बात करना ही नहीं चाहती जिससे अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। आप, कोई काम था आपको? मामू, आपके लिए बेहतर है कि फिलहाल आप वहां ना जाएं। मैं आपको थोड़ी देर में सेंड करती हूँ। क्यों फोन कर रहे हैं अब ये तुम्हें? क्या मतलब है फवाद? वो अम्मी के भाई हैं। इन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते फारिया। उन्होंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। ये दूसरी शादी ना किसी गुनाह को छुपाने का नतीजा भी हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे मामू ऐसे नहीं हैं। फारिया, ये खुशफहमी तो मेरे अंदर से बहुत पहले ही खत्म हो गई थी कि मैं किसी इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फवाद, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अब चलें।
बट मैंने तो अभी तुमसे कुछ कहा ही नहीं है। क्योंकि अब आपके पास कुछ बोलने को रहता ही नहीं है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। देखो तुम पापा के रिएक्शन का सोचकर परेशान मत होना, मैं समझा दूंगा उन्हें। आपको उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब ये जॉब ज्वाइन कर रही थी मुझे उसी वक्त इल्म था कि आपका और नवाज अंकल का यहाँ अमल दखल है। अच्छा लेकिन आई होप तुम्हें मेरे ऑफिस आने से कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे भला क्यों एतराज़ होगा फवाद, आप वहाँ के मालिक हैं और मैं मुलाजिम। मुलाजिम आते जाते रहते हैं, मालिक कायम रहते हैं। फवाद अब चलें? हाँ चलो। आपकी नाराज़गी अपनी जगह अम्मी, लेकिन मामू से आपका रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी इख्तलाफ तो आप दोनों बहन भाई के दरमियान है, मैं कैसे मना कर सकती थी? क्यों नहीं मना कर सकती? उस खुद गर्ज का असल निशाना तो तुम बनी हो ना। अम्मी एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें गुजरे हुए कल को भुला देना चाहिए। और वैसे भी ज़ख्म पर खुरंट आ जाए तो उसकी तकलीफ में कमी हो जाती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नहीं भरते। शायद ऐसा ही होता, लेकिन हम उसे नोचते रहेंगे तो वो नासूर बन जाएगा। मुझे तो हसन की शक्ल देख के खून खोल जाता है मेरा। अरे अम्मी, आप खामोखा में जज्बाती हो जाती हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मामू जब आएंगे तो उनकी पूरी बात तसल्ली से सुनिएगा। लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है। तो क्या उसके साथ वो भी आएगी, उसकी बीवी? शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगी। अरे वो बहुत बेशर्म है, हर जगह ही आ जाती है। और यहाँ तो उनके रिश्ते भी दो हैं। मैं तो उनैजा का रिश्ता करके बहुत पछता रही हूँ। अम्मी राहील का क्या कसूर है? अरे दोनों बहन भाई बहुत साजिशी। लेकिन क्यों पापा? हम इतनी बड़ी रकम से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फैक्ट्री सेल करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ओहो, देखो बात यह है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस हानिया के हवाले नहीं कर सकता। और अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी ड्रॉ कर लूं तो? आप ऐसा कर सकती हैं। तो फिर ठीक है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? मैं बहुत हैरान हूं कि तुम्हारे पापा इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं। अभी अभी एडवोकेट अंसारी का फोन आया था, नवाज फैक्ट्री बेचना चाह रहे हैं। जी मेरी भी बात हुई है अभी उनसे, मैं कुछ पेपर साइन करने ही जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात याद रखना, तुम उन पेपर्स पे साइन मत करना। लेकिन क्यों? बस यूं ही, मैं नहीं चाहती कि वो फैक्ट्री बेची जाए, और जब हमें कोई मजबूरी नहीं है तो हम वो फैक्ट्री क्यों बेचें? बात मजबूरी की नहीं है अम्मी। ऑफ कोर्स पापा नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इसको बेच रहे हैं ताकि वहां इन्वेस्ट कर सकें। क्या जरूरत है नया बिजनेस शुरू करने की? जब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, तो उसे बेचने की क्या जरूरत है? अरे वो मुझे याद आया, अरहम और माहम बड़े दिनों से नहीं आए। मैं फवाद से कहूंगी पहले कि आप पापा से तो बात कर लें। बात कर लूंगी मैं नवाज से भी। फवाद भी आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है। सारी बात है, फवाद के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है,
उखड़ने की वजह तो बनती है। सच कहूं तो फारिया बुरी नहीं थी, अच्छी लड़की थी, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी उनकी, लेकिन मैं उसको बहुत समझाती हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं फिर उससे बात करूंगी। प्लीज उसे समझाओ कि वो जल्दी वापस आ जाए अपनी हालत पर। अगर वो इसी तरह रहा तो उसे आगे बढ़ना और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे हक दें, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, फिर मिलती हूँ आपसे शाम में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना बेटा। ओके। क्या हो गया है नवाज को, हर बात में अपनी मर्जी चला रहे हैं। भाई आज वकील साहब पेपर तैयार कर देंगे और हानिया उस पर साइन कर देगी और फिर हम ये सारी रकम जो है ना जिब्रान के साथ इन्वेस्ट कर देंगे। पापा मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें क्या जरूरत है कि हम इतनी बड़ी रकम एक डूबते यूनिट में इन्वेस्ट करें। भाई देखो, जिब्रान का जो यूनिट है वो उसको पैसों की जरूरत है, उसकी वजह से वो बेकार पड़ा हुआ है। पैसे लगेंगे तो वो यूनिट कम से कम फायदेमंद हो जाएगा, प्रॉफिट देगा। लेकिन क्यों पापा, हम इतनी बड़ी रकम से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फैक्ट्री सेल करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ओहो, देखो बात यह है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस हानिया के हवाले नहीं कर सकता, और फिर हानिया का शौहर अख्तर या उसका कोई भी होने वाला शौहर उस पर कब्जा करे। पापा एक से एक इंसान है अच्छा इस दुनिया में, आप अख्तर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? हम तो ठीक से जानते तक नहीं है उसे। खैर आप ऐसा करें कि आप फैक्ट्री मेरे नाम कर दें। मैं पापा इस फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल भी बना दूंगा, बल्कि इसे एक फैक्ट्री से एक और फैक्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। वाह वाह वाह, शेख चिल्ली वाली बातें शुरू कर दी। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां कर दूंगा। अरे भाई, पाकिस्तान में लोग फैक्ट्रियां छोड़ के, कारोबार छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और तुम दूसरी फैक्ट्री बनाने जा रहे हो। तो पापा ये तो और भी अच्छी बात है ना, इस तरह हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप बस जिब्रान अंकल को इनकार कर दें। बेटा एक बात बताओ, ये इतनी तब्दीली आज तुम में कैसे आ गई? कैसी तब्दीली पापा? अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूं, और वैसे भी सारी सिचुएशन मेरे सामने है और इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकता हूं। नहीं, जरूर कोई ना कोई बात है। आज से पहले तुमने कभी भी इतनी अक्लमंदी वाली बात नहीं की। सच सच बताओ, ये पट्टी किसने पढ़ाई? कैसी पट्टी पापा? मैं तो बस अपनी ओपिनियन दे रहा था आपको। अरे देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जरूर किसी ना किसी का असर तो जरूर होगा। मेरा यकीन करें पापा, मैं बस ये चाहता हूं कि आप जिब्रान अंकल को इनकार कर दें और ये फैक्ट्री ना सेल करें। देखो अगर ऐसा हो भी गया ना, तब भी तुम्हारी शादी जोया से ही होगी। पापा आप मेरी शादी के बजाय हानिया आपी की शादी पर फोकस करें। अच्छा, और तुम्हें मैं फारिया की यादों में डूबा रहने दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। पापा आप फिलहाल बस जिब्रान अंकल को इनकार कर दें बस। अच्छा, एक से। हेलो, हाँ सलीम। ठीक है। लगता है बहुत बिजी हो गए, या फिर आप काम ही नहीं करना चाहते। बेगम साहब, आपको ये ख्याल कैसे आया? नवाज ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपने उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? उस बारे में मैं आपको बताने ही वाला था बेगम साहबा। मुझे तो लगता है कि आप मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं। नहीं बेगम साहबा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर आपने मुझसे पेपर्स क्यों साइन करवाए? बेगम साहबा, आप ये बात अच्छी तरह जानती है कि इसके लिए मुझे नवाज साहब ने कहा था। और आपने मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। सारे इख्तियारात आपने खुद ही तो नवाज साहब को सौंपे हैं। वकील साहब, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत नहीं दी उन्हें अभी। ये बात मैंने नवाज साहब को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो। और अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी ड्रॉ कर लूं तो? आप ऐसा कर सकती हैं।
तो फिर ठीक है, आप पेपर्स रेडी करें, मैं कल तक आपको जवाब दूंगी। मुझे तो कोई इनकार नहीं बेगम साहबा, लेकिन नवाज साहब शायद ये बात पसंद ना करें। आप मेरे वकील हैं, मेरे लिए काम करें ना, तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो सारा कारोबार आप खुद संभालेंगे? नहीं, हानिया के नाम कर दूंगी। फवाद साहब क्यों नहीं? आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं बेगम साहबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखिए, आप लॉयर हैं, अपने काम पर फोकस रखें, मेरे पर्सनल इश्यूज में इंटरफेयर न करें तो अच्छा होगा। जाएं, पेपर्स रेडी करें। ठीक है, मैं कल तक पेपर्स तैयार करके लाता हूँ। हाँ सारी बोलो, क्या बात है? जी, वो बेगम साहिबा ने पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करने का हुक्म दिया है। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है नवाज साहब, वो हानिया बेगम को तमाम कारोबार सौंपने की तैयारी कर रही हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अंसारी। लेकिन मैं उनको इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम कोई भी बहाना बनाकर तुम कहीं चले जाओ, उनका फोन भी रिसीव मत करना, पर तुम फ्लाइट लेकर लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद कहीं भी चले जाओ। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ नवाज साहब। सवाल ये है अंसारी कि सईदा के जहन में ये आया कैसे? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ नवाज साहब? हाँ, तुम क्या कहोगे? अच्छा ये बताओ, तुमने कागजात तैयार करवा लिए? जी, मैंने तमाम कागजात तैयार करवा लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हानिया बीबी को इस पे साइन करने देंगी। हाँ, साइन मैं करवा लूंगा, तुम ऐसा करो पेपर मुझे भिजवा दो। ठीक है, मैं शाहिद के हाथ वो पेपर आपको भिजवा देता हूँ। भाई तुम ऐसा करो कि तुम आज कराची से बाहर चले जाओ और सईदा को फोन करके कह दो कि दूसरे शहर में तुम्हारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। इस तरह उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं आएगी और मुतमईन भी हो जाएगी। देख लीजिए नवाज साहब, हम ज्यादा देर उन्हें टाल नहीं सकते। क्या बात करते हो यार? पर ठीक है, मुझे 2-4 दिन मिल जाएंगे ना, यही काफी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। उनैज़ा, अगर राहिल यहाँ रहना चाहता है तो उसे रहने दो, कम से कम वो यहाँ कुछ करने का सोच तो रहा है ना। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहती कि अपनी बहन के ज़रिए असर रहे। वहां भी तो तुम्हें चैन नहीं था ना, जब फोन करो तुम उसकी शिकायत करती थी। और क्या करूं मैं अम्मी? वो मर्द है, आखिर मर्दों को घर से निकलना होता है। मैं उसे कब रोकती हूँ? आपको पता है 2 दिन गायब रहा है वो घर से। अरे तो उसको उसकी बहन की तरफ ना जाने दो, यही इलाज है उसका। और सारा छोड़ो सारा आपी को, अपनी फिक्र करो और कोशिश करो कि वो उसकी तरफ जाए ही ना। सही कह रही हैं आप, मैं आती हूँ। फारिया, तुम घर जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? मुझे तो बहुत पहले ही आप ड्रॉप कर चुके हैं अपनी जिंदगी से फवाद साहब। तो फारिया, मुझे मेरे किए की सजा भी तो मिल रही है ना। इस पछतावे की आग ने मेरे वजूद को भस्म करके रख दिया है। कैसा पछतावा फवाद? आपको तो बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन होना चाहिए। आपने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी की है। उस एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। जोया आपकी जिंदगी में दोबारा खुशियां ले आएगी फवाद। लेकिन मेरी जिंदगी की खुशियां तो तुमसे वाबस्ता है ना। तो मेरा दिल तोड़ने के बाद अब आप जोया के दिल का खून करना चाहते हैं? मैंने उससे कोई वादा नहीं किया, कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाए हैं जोया को। आप ना सही, लेकिन आपके घर वाले तो उससे शादी के वादे कर रहे हैं ना। और इस बात का मुझे खुद जिब्रान साहब ने बताया है कि बहुत जल्द आपकी और जोया की शादी होने वाली है। ये सब बकवास है।
मैंने पापा से साफ साफ कहा है कि मैं जोया से कभी शादी नहीं करूंगा। और आपके पापा ने क्या कहा? अरे मैं पापा से बहस नहीं कर सकता। मैंने आपसे कब कहा है कि आप उनसे बहस करें? अच्छा, हम लोग साथ तो चल सकते हैं ना? ये हक आप बहुत पहले ही खो चुके हैं फवाद। अरे अब हम लोग दोस्ती तो कर सकते हैं। आपकी दोस्ती मेरे दिल पे लगे जख्म कभी नहीं छुपा सकती फवाद। अल्लाह हाफिज। फारिया, फारिया। हाँ देखो, वो जिब्रान के ऑफिस में काम कर रही है, तुम वहां जाकर मिल लेना। और कोई काम मुझसे पूछे बगैर तुम मत करना। ओके सर। हसन की गाड़ी कहाँ है? सर फैक्ट्री में खड़ी है। गुड, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया सर। खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे आप? कोई खास नहीं। ये बताओ, हानिया वापस आ गई? नहीं, वो और अख्तर डिनर पर गए हुए हैं। वैसे मुझे खुशी है हानिया ने हालात से समझौता कर लिया। नवाज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। वो हम ऐसा क्यों ना करें कि माहम और अरम को अपने साथ रख लें, इस तरह हानिया भी मुतमईन हो जाएगी। हानिया ने क्या ये शादी के लिए शर्त रखी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात हानिया ने नहीं की, ये तो मैं खुद सोच रही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को बाप के पास ही रहने दो, वो उनकी ज्यादा अच्छी देखभाल करेगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचे ना, हस्सान की दूसरी बीवी बच्चों की सौतेली माँ होगी, वो किस तरह से ख्याल रख सकेगी उनका? क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ कि तुम ये बिजनेस हानिया के नाम पर क्यों मुंतकिल करना चाहती हो? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि शायद तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा कि मैंने तुम्हारे कारोबार को उस तरीके से नहीं देख पाया जैसे तुम चाहती हो। नहीं नवाज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वैसे मैंने एडवोकेट अंसारी को कह दिया है कि सारे इख्तियारात हानिया को सौंपने की तैयारी कर ले। लेकिन ये सब इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अभी तो बहुत वक्त है। वो इस वजह से कि देखो ना, जो जिसका हक जितनी जल्दी उसे मिल जाए बहुत अच्छी बात होती। सायरा, आज जिस कारोबार का मैं मालिक हूं, इसे बनाने में और खड़ा करने में जिब्रान ने मेरी बहुत मदद की। वरना मैं तो जब इस शहर में आया था तो मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वही किया जो मेरे बस में था। बाकी सब तुम्हारी अपनी मेहनत और लगन है। इस दौर में भी कोई किसी के लिए कुछ करता है, कमाल है। लेकिन आज जिब्रान खुद क्राइसिस में है, लेकिन इसकी मदद नवाज कर रहा है। ये मेरी और जिब्रान की एक लंबी प्लानिंग का नतीजा है। पापा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। सब ठीक है ना पापा? हमारी लापरवाही जो है ना, वो बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा रही है। मैं समझा नहीं। यही तो मुसीबत है, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। क्या कोई बात हुई है पापा? ये सारा बिजनेस जो है ना, हानिया के नाम होने जा रहा है। तो ये बात तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। हाँ, उस वक्त तो सईदा एक फैक्ट्री हानिया के नाम कर रही थी, लेकिन अब वो सारा बिजनेस हानिया के हवाले कर रही है। क्या?
लेकिन मम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं? इसलिए कि तुमने उसे मायूस कर दिया। मेरा मतलब है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में। तुम अपनी बीवी के गम में बैठकर रो तो सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं चला सकते। ये मम्मा ने कहा है आपसे? कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैं मम्मा से खुद बात करूंगा। क्या बात करोगे? यही कि मैं एक नकारा नकम्मा इंसान हूँ, जिंदगी भर पैसों के लिए मैं अपनी बहन के आगे हाथ फैलाता रहूंगा। मैं भिखारी नहीं हूँ पापा। बिजनेस पर जितना हक हानिया आपी का है उतना मेरा भी है। आखिर मैं भी आपकी औलाद हूँ। लेकिन कारोबार संभालने की सलाहियत नहीं है तुम में। तुमने मुझसे पहले तो ये बात नहीं की थी। हर बात का एक वक्त मुतय्यन होता है। और सच बात यह है कि जिब्रान, मेरी आपकी मुलाकात भी तो आज पहली बार हुई है। हालांकि तुम इस प्लान में हमारी मदद कर रहे हो। नवाज ने ऐसा क्या किया है? अभी ये बात तुम्हारे इल्म में लाना जरूरी नहीं। तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पे फारूकी? अगर ऐसा होता तो हम आपको इसमें शामिल ना करते। यार बात एतबार की नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। अभी तो हमने आगे का लाए अमल तैयार करना है। मैं इस बात की कायल नहीं हूँ। हालात कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते, इसलिए मैं डे टू डे प्लान बनाने की आती हूँ। तुमसे इस सिलसिले में बात होती रहेगी। आप जोया की शादी की डेट तो फिक्स करवा दें। फवाद मजामत कर रहा है। अरे हाँ, याद आया। तुमने फारिया के बारे में क्या सोचा? मुझे उस लड़की पे तरस आता है फारूकी। फवाद की जिद की कीमत फारिया को अदा करनी पड़ेगी। कि ये बात फवाद को समझाई भी तो जा सकती है। मगर कैसे? बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीका फारिया को तकलीफ पहुंचाएगा। हमारी नजरें अपने मकसद पर जमी होनी चाहिए। फारिया की तकलीफ से हमारा क्या लेना देना? उसे कहीं गायब करवा देते हैं। देख लो, अगर बाद में कोई मसला हुआ तो? कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि फारिया के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वो जिन लोगों की कैद में होगी वो कोई हाजी नमाजी तो नहीं है। ये तो सामने की बात है। ठीक है, पहले फवाद को समझाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मानता तो फिर ये मजबूरी होगी। ठीक है, मैं अपने एक आदमी को कह देता हूँ कि यार कहीं फवाद को शक ना हो जाए। लेकिन यार रिस्क के बिना तो कुछ नहीं होगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है फारिया। पापा की बातों ने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया है। आप ही मेरी बहन है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन पापा की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। फवाद, आप आंटी से बात करें कि वो ऐसा ना करें। मामा ने तो मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझ लिया है कि मैं बिजनेस संभाल ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूं फारिया? सारी जिंदगी आप ही का मोहताज बनकर तो नहीं रह सकता मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या मशवरा दूं। देखो, पापा की ये बात तो सच है। मम्मा आप ही के नाम सारी जायदाद करके मेरे साथ ज्यादती तो कर रही हैं। आप अपना दिल कारोबार में क्यों नहीं लगाते फवाद? तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता है फारिया। आप मुझे भूल जाएं। ये नामुमकिन है फारिया। इस तरह तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजर रही है ना, उससे बेहतर है मेरी जिंदगी बर्बाद ही हो जाए। आप ऐसी बातें ना करें, इस तरह आप मेरा भी दिल दुखा रहे हैं। फारिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस सारी सूरत हाल पर तुमसे डिस्कशन करना है कुछ मुझे। मैं कल आपसे उसी पार्क में मिलूंगी जहां हम पहली दफा मिले थे। श्योर? ओके।
वो नेज़ा फवाद बहुत परेशान है, मुझे समझ नहीं आता उनकी परेशानी किस तरह दूर करूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सारा बिजनेस अंकल नवाज का है, फिर वो मामी के नाम पे क्यों करना चाहते हैं सब? फवाद को झूठ बोलने से क्या मिलेगा? फारिया, ये उनके घर का मामला है, तुम प्लीज दूर रहो इस सब से। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा तो क्या सोचा तुमने? तुम फवाद से मिलने जा रही हो? बहुत जिद कर रहे हैं। काश ये जिद वो पहले कर लेता। इस तरह दिल जलाने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया है। सुनो, हालात के साथ समझौता करने से ना जिंदगी नहीं गुजरती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कुछ लोगों के पास ना और कोई रास्ता भी नहीं होता। खैर मुझे ये बताओ, तुम्हारा और राहील का क्या फ्यूचर प्लान है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहील ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है आजकल। क्या मतलब अजीब सा? मतलब मुझे अगर पता होता तो मैं तुमसे कहती कुछ। उसे बिठाकर समझाओ, इस तरह वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ फारिया, समझ रही हूँ मैं, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आता मैं राहील से आखिर बात करूँ भी तो क्या बात करूँ। तुम्हारा चुप रहना तुम लोगों के फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन जब मर्द बाजिद हो कुछ ना सुनने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ देना बेहतर है। इत्मीनान से समझाने की कोशिश करो, जरूर समझेगा। हाँ, अगर उसका मूड हुआ तो कर लेंगे हम बात। मामी आपकी बड़ी बहन है, वो आपके साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकती फवाद। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है? मुझे उनकी तबीयत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। तो फिर झगड़ा किस बात पर है? बिजनेस फारिया, मम्मा सारा बिजनेस आप ही के नाम करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बहुत फर्क पड़ता है फारिया, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो सकती है। आप ही के हाथ से सारा बिजनेस उनके होने वाले शोहर के हाथ में जा सकता है। फवाद, ये भी तो पॉसिबल है कि उनके फ्यूचर हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट ही ना हो बिजनेस में। अरे मुफ्त में आने वाली प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, इन सब से कौन हाथ छोड़ना चाहता है अपना? तो फिर अब आप क्या करेंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप आप ही से लड़ाई करेंगे? हाँ, अब इसके अलावा और क्या हल है मेरे पास? और मेरे ख्याल से पापा को भी यही ठीक लगता है। नहीं फवाद, मैं आपको ऐसा करने का मशवरा कभी नहीं दूंगी। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। आप आंटी से कहें कि वो पापा को समझाएं कि वो बिजनेस आपके और आप ही के नाम पर आधा आधा बांट दें। क्या मतलब? यही कि जायदाद आपके और आप ही दोनों के नाम पे होनी चाहिए। मम्मा ऐसा नहीं करेंगी फारिया। वो आपकी और उनकी दोनों की माँ हैं। हाँ, लेकिन मम्मा को लगता है कि मैं इस बिजनेस को संभालने के काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है फवाद। ऐसा ही है फारिया, लेकिन तुम देखना, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इन सबको गलत प्रूफ करूंगा। इस पूरे बिजनेस को बहुत अच्छी तरह संभालूंगा भी, और आप ही को इस बिजनेस से बेदखल कर दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात समझ गई हूँ तुम्हारी। कल चलते हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, सी यू टुमारो। सईदा, मेरा ख्याल है कि हमें सारे कार्ड जो है ना वो टेबल पर रख देने चाहिए। आपको ये ख्याल क्यों आया? इसलिए कि बिजनेस फवाद का है और उसी के नाम रहेगा। मैं सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकती। फवाद हमारा बेटा है। और हानिया? हानिया कौन है? हानिया हमारी बेटी है, और मैं नहीं चाहता कि उसके होने वाला शौहर हमारे बिजनेस का मालिक बने। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि ये सारा बिजनेस मेरा है और ये बिजनेस मेरे फादर मेरे नाम करके गए। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम फवाद को नजरअंदाज क्यों कर रही हो? मैं किसी को नजरअंदाज नहीं कर रही, मैं उसको उसका पूरा हक दूंगी। लेकिन इस वक्त हानिया, देखो हानिया का जो हिस्सा है ना उसे जरूर मिलेगा, लेकिन इस तरह सारा बिजनेस हानिया के नाम करना बेवकूफी हो। हानिया बेवकूफ नहीं है। बेवकूफी हम करेंगे अगर ये बिजनेस फवाद के हवाले कर देंगे, क्योंकि फवाद इस काबिल नहीं है कि वो इस बिजनेस को संभाल सके। वो इस बिजनेस को बर्बाद कर देगा। ये इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। मैं फवाद के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा है और यहाँ मर्जी भी मेरी चलेगी। आप ये मत भूलिए।
कि आज भी ये सब कुछ मेरा ही है। बात इख्तियार की नहीं सैदा बेगम, बात असूल की है। हमेशा माँ बाप के बाद बेटे दानशीन होते, बेटियां नहीं। जानता हूं तुम्हारा, और मैं ये भी जानता हूं कि ये घर कैसे तुम्हारा। देखो हाँ बोलो। छोटे साहब इस वक्त फारिया के साथ हैं। हाँ, बस इस किस्से को तमाम करो, इसके बाद एक और मसला है जो तुम्हें हल करना। हो जाएगा सर। ओके। मैं जोया से मिली हूँ फवाद, मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके वालिदैन की पसंद है। फारिया, लेकिन मुझे जोया बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप उसी लड़की से शादी करें जिससे आपके घर वाले पसंद करते हैं। ये कैसी जबरदस्ती है फारिया? यही समझें। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता फवाद। जिंदगी में कोई किसी के लिए नागुरेज नहीं होता। देखो फारिया, मुझे तुम्हारी तरह फिलॉसफी करनी नहीं आती, लेकिन मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाहिद तुम ही हो जिससे प्यार किया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूँ। सिर्फ हमारे जाने से क्या होता है फवाद, ये सब फैसले कहीं और होते हैं। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता फवाद। किस्मत ने हमें मौका दिया था, लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती थी। फारिया, हालात हमारे खिलाफ हो गए थे, वरना हमने तो कुछ नहीं किया था। हम अब कुछ नहीं कर सकते फवाद। नहीं फारिया, देखो तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं अपनी जिंदगी से यूं दस्तबरदार नहीं हो सकता। आप ही बताएं अब आप क्या करना चाहते हैं? फारिया, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम मेरी जिंदगी में दोबारा शामिल हो जाओ। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा